दोस्तों, न्यायालय सिर्फ एक संस्था का नाम नहीं है। ये हमारे देश में या फिर किसी भी समाज में एक विश्वास का और न्याय का प्रतीक होता है। और इसी चीज को मजबूत करने के लिए अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बेहतरीन फैसला दिया गया है। हम बात करेंगे ये फैसला क्या है, सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, आगे सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, पूरा बैकग्राउंड छानने की कोशिश करेंगे कि कहां से क्यों कौन सा फैसला आया है, किस हाई कोर्ट के फैसले को बदला गया है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज करंट अफेयर के सबसे क्वालिटेटिव और सबसे जल्दी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मामला है क्या। तो दरअसल जैसा आप जो हेडलाइन है वो देख सकते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे क्या बोला है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मद्रास हाई कोर्ट था उसका एक पुराना फैसला था चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, उस पुराने फैसले को पलटा गया है। तो ये पलट के क्या बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पहले उसे जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पहले हाई कोर्ट ने क्या बोला था, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा क्या बोला गया था, उसको जानने की कोशिश करेंगे, दोनों चीजों में क्या अंतर था। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स और केंद्र सरकार को भी कुछ निर्देश दिए हैं, उन निर्देश को भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, ये सारी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि किसी भी तरह की कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कोई भी सामग्री है, उस सामग्री को देखना, अपने पास रखना, उसको डाउनलोड करना, ये पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात बोली है। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट का जो पुराना फैसला था उसको पलटा गया है। जो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था कि आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखता है या फिर ऐसी सामग्री अपने पास रखता है तो वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो है अपराधी नहीं माना जाएगा। हाई कोर्ट ने ये बात बोली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बदल दिया है और बोला है कि हाई कोर्ट से गलती हुई थी, हाई कोर्ट का ये जो फैसला था ये गलत था, अभी इसको चेंज करके जो हम बात बोल रहे हैं वो मानी जानी चाहिए। और हाई कोर्ट्स को और जो केंद्र सरकार है उसको भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को पलटा, जो अभी मैंने आपको बताया। और ये जो फैसला पलटा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, दरअसल मद्रास हाई कोर्ट के उसी फैसले को जो याचिका के द्वारा ले जाया गया था सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो केस था, ये केस जो है, ये फैसला एनजीओ जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस, ये इस नाम का जो एनजीओ था, इस एनजीओ की जो याचिका है इस पर सुनवाई के समय आया था। अब आप एक चीज यहां पर ये भी देख सकते हैं दोस्तों, एनजीओ यानी कि समाज में बेहतरीन प्रथाओं के लिए या फिर समाज में न्याय दिलाने के लिए आज के टाइम पर पीआईएल के माध्यम से जो थर्ड पार्टीज हैं, यानी कि जो हमारे एनजीओज हैं, उनकी भी अहम भूमिका आपको देखने को मिल सकती है। आपको जहां भी एग्जाम में लिखने के लिए पॉइंट आए आप इसको मेंशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना है फिर डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट या फिर आईटी एक्ट के तहत अपराध नहीं। ये जो मद्रास हाई कोर्ट था, मद्रास हाई कोर्ट का पुराना जो फैसला था, इसी फैसले को पलटा गया है अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये जो बेंच थी, इस बेंच में कौन कौन सुनवाई कर रहा था? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ जी, उनके अलावा जेपी पारदीवाला जी, जस्टिस मनोज मिश्रा जी की, इन सारे लोगों की पीठ के द्वारा, एक बेंच के द्वारा ये फैसला दिया गया है। और आगे बात कर लेते हैं क्या क्या हमारे काम की चीजें हैं। जस्टिस पारदीवाला ने उनको द्वारा ये भी बोला गया कि हमने केंद्र सरकार को कुछ गाइडलाइंस दी हैं, हमने केंद्र सरकार से ये भी बोला है कि अभी आप एक अध्यादेश भी लेके आइए चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित। और वो अध्यादेश क्या होगा? तो उन्होंने केंद्र से अनुरोध करा है कि बाल अश्लीलता के स्थान पे, ठीक है, इस जो टर्म है इसको हटा दिया गया है और बाल अश्लीलता के स्थान पर बाल यौन शोषण संबंधी जो सामग्री है, ताकि जो पॉक्सो एक्ट में जो चीज बोली गई है कि जो सामग्री है उसको देखना या डाउनलोड करना वो अपराध होगा, इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए केंद्र सरकार से एक अध्यादेश लाने की बात करी गई है। यानी कि जब हमारा पार्लियामेंट सेशन में आएगा, पार्लियामेंट कानून बनाएगा, तब बनाता रहेगा, अभी केंद्र सरकार अध्यादेश लेके आ सकती है। और आपको पता है जो हमारी केंद्र सरकार है यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आर्टिकल हमारा 123 यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करके एक कानून बनाया जाता है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे अध्यादेश के बारे में, 6 वीक और 6 महीने, यानी कि अध्यादेश अगर पारित करा लिया तो 6 महीने तक रहेगा और पारित नहीं हुआ तो 6 सप्ताह तक रहेगा। ये चीज हम अध्यादेश के बारे में हमारा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, साथ ही
हाई कोर्ट के लिए भी कुछ डायरेक्शंस दिए गए। हाई कोर्ट को ये बोला कि भाई आप अब तक जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द यूज कर रहे थे ना, जो टर्म यूज कर रहे थे, उस शब्द को आप यूज मत कीजिए। क्यों? क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो शब्द यूज कर रहे थे इसको यूज मत कीजिए, और इसकी जगह पर आपको कुछ और चीजों का, कुछ और जो यानी कि जो एक वाइड कॉम्प्रिहेंसिव इसकी जो डेफिनेशन हो सकती है आप उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ केंद्र को इन्होंने सलाह दी कि पॉक्सो एक्ट में भी चेंज करिए। आप अध्यादेश तो लेके आएंगे और फिर आप पॉक्सो एक्ट में चेंज करेंगे, और पॉक्सो एक्ट में चेंज क्या करेंगे? चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह, यानी कि ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो उनका जो टर्म था, इस टर्म को आप छोड़िए और इसकी जगह आप चाइल्ड सेक्सुअली अब्यूजिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल, जिसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं CSAEM, इस टर्म को आप लिखिए पॉक्सो जो कानून है उस कानून के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो टर्म है उसको हटाने के लिए बोला गया और CSEAM इसको ऐड करने के लिए बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, सॉरी, जो केंद्र सरकार है उसके लिए, हाई कोर्ट्स के लिए जो अलग डायरेक्टिव्स हैं उनके बारे में बात करी गई। अब अगर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फैसला था बेसिकली ये बेस कहां पर था? केंद्र था ये हमारे पॉक्सो एक्ट पे। तो अब हम ये जान लेते हैं कि पॉक्सो एक्ट था क्या, कब आया, क्यों आया, क्या इसकी जरूरत पड़ी, कब कब इसमें क्या क्या बदलाव हुए, सारी चीजें पॉक्सो एक्ट के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दरअसल हमारा जो पॉक्सो एक्ट है ये 14 नवंबर 2012 को जो है लागू करा गया था। 14 नवंबर क्यों? आपको याद आ रहा होगा, बाल दिवस हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो इस दिन को ये लागू किया गया था। अभी हमने लागू क्यों करा था? हालांकि बच्चों के लिए, जो बच्चों के जो अधिकार थे उनको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम बात करेंगे तो 1992 में जो बाल अधिकारों पर हमारा यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन हुआ था, उसको रेटिफाई करने के लिए भारत के द्वारा इस कानून को बनाया गया था। ठीक है, यानी कि बच्चों के अधिकारों को और उनसे यौन शोषण से उनको जो मुक्त कराने के लिए, बचाने के लिए इस एक्ट को भारत सरकार के द्वारा पारित करा गया था। इसका उद्देश्य ये था कि बच्चों के यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के अपराध संबंधी जो भी मामले थे, ऐसे मामले जहां या तो विशेष रूप से जो परिभाषित नहीं थे या फिर वहां पर पर्याप्त रूप में सजा का प्रावधान नहीं था, तो ऐसे मामलों के लिए जो है पॉक्सो एक्ट है उसको लेके आया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसमें जो बच्चा है, जो चाइल्ड की बात करी गई थी, उस चाइल्ड की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली बच्चे की परिभाषा के अंतर्गत यानी कि जो भी मेल है चाहे फीमेल है, वो 18 साल से कम का जो भी है वो बच्चे की परिभाषा के अंतर्गत आता है। यानी कि जब हम जानते हैं कि हर कानून के अंदर, हर कानून में जो एक डेफिनेशन होती है हर टर्म की, तो ये जो बच्चे की डेफिनेशन है, 18 साल से कम आयु का कोई भी व्यक्ति होगा, बच्चे के रूप में उसको परिभाषित करा जाएगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसमें जो क्राइम है, जो अपराध है, उस अपराध को के लिए जो दंड का प्रावधान करा गया, वो अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड दिया जाएगा, ये चीज बोली गई। यानी कि अपराध कितना जघन्य है, कितना खतरनाक अपराध किया है, उसके संबंध में हम देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि अगर बात करें तो मान लीजिए अगर हल्का अपराध है, छेड़छाड़ जैसे चीजें हैं, उनमें कम होगा। जघन्य अपराध है, उम्र कैद तक की हम बात करेंगे। इवन जो बहुत ब्रूटली या फिर बच्चों के साथ ऐसी चीजें करी गई तो उनमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान इस एक्ट के तहत हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें बोली गई। उसके बाद 2019 में इस अधिनियम की समीक्षा करी गई, इसको रिव्यू करा गया, और 2020 में पॉक्सो से रिलेटेड जो लॉ थे, कुछ जो रूल थे, जो नियम थे, वो नियम लेके आए गए। ध्यान रखेंगे 2020 में इसके द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी चीजें हम देखेंगे, लेकिन अभी हम हाल फिलहाल में देख लेते हैं जो ये एक्ट आया था, इसकी जो विशेषताएं क्या थी, जो रूल्स वगैरह आए थे, इन सारी चीजों की विशेषताएं क्या थी। तो लिंग निरपेक्ष, जो निरपेक्ष प्रकृति इस कानून की, यानी कि जेंडर न्यूट्रल जो नेचर था इस कानून का, जैसा मैंने बताया कि 18 साल से कम का, चाहे तो कोई बच्चा मेल है या फिर चाहे कोई बच्चा फीमेल है, दोनों के लिए जो अपराध होंगे, दोनों को इन चीजों से जो है संरक्षित करा जाएगा। यानी कि लड़के और लड़की दोनों को संरक्षित करेगा ये जो पॉक्सो एक्ट है। ठीक है, तो ये जेंडर न्यूट्रल हो गया। उसके बाद मामलों की रिपोर्टिंग आसानी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुराने टाइम पे हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि पुराने टाइम पे ये होता था कि सिर्फ जो व्यक्ति विक्टिम है, जो व्यक्ति पीड़ित है, सिर्फ वही जाके जो है कोर्ट में शिकायत करता था, पुलिस के द्वारा जो है पुलिस में मामले पहुंचाता था या फिर कोर्ट में मामले ले जाता था। लेकिन हम देखेंगे अब ये इन रूल्स के द्वारा PIL हुआ या फिर अन्य माध्यमों के द्वारा जो थर्ड पार्टी होंगी, यानी कि तृतीय पक्ष, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक NGO की, NGOs हुए, सिविल सोसाइटीज हुई या फिर अन्य संस्थान हुए, ऐसे संस्थान भी ऐसे अपराधों को कोर्ट में ले जा सकते हैं, और जो पीड़ित व्यक्ति है उस पीड़ित को जो है सजा, जो पीड़ित है उसको न्याय, और जो अपराधी है उसको सजा दिलाने का काम ये करते हैं। उसके बाद शर्तों की स्पष्ट परिभाषा, तो जैसे बेसिकली जो भी कंडीशंस होती हैं या फिर जो भी टर्म्स होते हैं, जो मैंने बताया हर एक अधिनियम में जो मेंशन रहते हैं, तो उन चीजों को भी एकदम स्पेसिफिक या फिर क्लियर करने के लिए इसको इजी बना दिया गया, सो दैट चीजों को आसानी से जो है कोर्ट में ले जाया जा सके और जो अपराधी हैं उनको सजा दी जा सके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है,
एनसीआरबी के द्वारा एक डेटा दिया जाता है और इस डेटा में भारत में जो बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध हो रहे होते हैं उनके संबंध में कुछ डेटा दिया जाता है कि कितने अपराध हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामले में 2021 की तुलना में 8.7% की जो है वृद्धि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इनमें से जो ज्यादा मामले थे वो अपहरण और अगवा करने से संबंधित थे बच्चों को रिलेटेड, यानी कि 45.7%, और 39.7% मामले बच्चों के यौन अपराधों से सुरक्षा अधिनियम यानी कि जो पॉक्सो है इसके तहत ऐसे मामले दर्ज करने को हमें देखने को मिल जाते हैं। अब आपको एक चीज यहाँ पर देखने को मिली होगी कि पॉक्सो से संबंधित जितने मामले होते हैं ना, एक और अन्य रिपोर्ट की हम बात करें तो एक सर्वेक्षण में ये चीज पाई गई थी कि लगभग हम बात करेंगे तो 60% प्लस मामले जो हैं, 60% प्लस मामले हैं वो तो रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते हैं, वो मामले दर्ज ही नहीं कराए जाते हैं। कारण, अगर हम कारण की बात करेंगे तो इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो बच्चों के साथ ऐसे यौन हिंसा या फिर यौन हमले या फिर ऐसे अपराध होते हैं वो उन बच्चों के नजदीकी आसपास के सगे संबंधी लोग ही होते हैं। और चाहे हम जो सोशल स्टिग्मा रहे यानी कि सामाजिक रूप से कुछ ऐसी अवधारणाएं रहीं जिनके कारण जो घर वाले हैं या फिर बच्चा है वो उन मामलों को रिपोर्ट नहीं करा पाता। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आगे जो मामला है जो हमारा पॉक्सो रूल 2020 ये जो आए थे इनमें क्या क्या परिवर्तन थे, क्या क्या चीजें आई थी, इन रूल्स को भी हम देख लेते हैं। तो इनमें बोला गया था जो अंतरिम मुआवजा और विशेष राहत की बात करी गई थी, यानी कि जो पॉक्सो एक्ट के जो नियमों का जो पॉक्सो जो हमारा एक्ट है इसका जो रूल 9 है, ठीक है, ये रूल 9 अदालत को एफआईआर दर्ज होने के बाद बच्चे के लिए राहत या पुनर्वास से संबंधित जरूरतों के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश देने की अनुमति देता है। यानी कि जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं ना, जो ऐसे मामलों की सुनवाई करते हैं, स्पेशल कोर्ट जो सेशन कोर्ट्स हो सकते हैं या फिर स्पेशल जो कोर्ट होते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया कि तुरंत ही जो बच्चा है उसको कंपनसेट करने के लिए, या फिर कंपनसेट ऐसी चीज़ों में नहीं किया जा सकता तो बोल सकते हैं जो तुरंत जैसी ज़रूरतें होती हैं, जैसे आना जाना रहा, ट्रांसपोर्टेशन रहा, खाना पीना या फिर कोर्ट में बार बार जाने के लिए ऐसी चीज़ें रही, तो उनके लिए एक सहायता देने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए बच्चे को और उसके घर वालों को कुछ ना कुछ जो क्षतिपूर्ति है उसको देने का प्रावधान किया गया। उसके बाद विशेष राहत का तत्काल भुगतान, ठीक है, यानी कि तत्काल भुगतान किया जाएगा जो कंपनसेशन दिया जाएगा। और इसके माध्यम से हम बात करेंगे बाल कल्याण समिति, यानी कि जो बाल कल्याण समिति होती है वो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि डीएलए से होता है, जिला बाल संरक्षण इकाई, और इन फंड का उपयोग करके, इन सारे फंड्स का यूज करके बच्चे के लिए भोजन, कपड़े, परिवहन जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए तत्काल भुगतान की सिफारिश करती है। तो ये सिफारिश कौन करता है? तो ये बाल कल्याण समिति करती है इन सिफारिशों को। और ये जो सिफारिशें होती हैं ये सारी चीजें आगे फॉलो करी जाती हैं, जो कुछ कंपनसेशन कुछ पैसा होता है ताकि उसको उस मामले में सुनवाई के लिए, उन सारी चीजों के लिए बच्चे को आसानी हो जाए। उसके बाद बच्चे के लिए सहायक व्यक्ति, एक सहायक व्यक्ति उसको डेजिग्नेट करा जाता है, यानी कि मान लीजिए जब छोटा बच्चा उसके साथ कोई अपराध हुआ है, वो पीड़ित है, तो ऐसी बात तो है नहीं वो अकेला आएगा जाएगा, तो एक सहायक व्यक्ति को डेजिग्नेट किया जाता है। उस व्यक्ति से ही जो कोर्ट है या फिर पुलिस है, सारा संपर्क है, सारी सूचनाएं का आदान प्रदान हुआ, उस बच्चे को कोर्ट ले जाना, पुलिस के पास ले जाना, पुलिस स्टेशन ले जाना, उन सारी चीजों में वो व्यक्ति जो सहायक व्यक्ति होता है वो एक अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद इस जो पॉक्सो एक्ट है इससे जुड़े कुछ जो महत्वपूर्ण हम चुनौतियां देखेंगे और चुनौतियों के साथ साथ कुछ मुद्दे हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। तो एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिलती है कि पुलिस बल में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व। अब ये रिलेटेड कैसे है? हम जानते हैं ऑल्दो जो वेरियस गवर्नमेंट हैं, स्टेट्स की गवर्नमेंट है, उनके द्वारा कोशिश करी जा रही है कि अभी जो नई वैकेंसीज हैं उनमें फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए, ज्यादा वैकेंसीज उनके लिए निकाली जाए, लेकिन स्टिल अभी भी जो एक प्रतिनिधित्व है उनका कम है। अब अगर महिला प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है तो हम जानते हैं जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को टैकल करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती हैं, यानी कि अगर कोई बच्ची है या फिर कोई बच्चा है तो वो एक पुरुष की तुलना में अपनी समस्या को, अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए एक महिला जो पुलिसकर्मी होगी उसके सामने वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा, तो इसलिए ये एक चीज बोली जा रही है। दूसरा, शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, यानी कि ये जो केस होता है 2018 में आता है कोर्ट के सामने, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जघन्य अपराधों के मामले में जो जांच अधिकारी है उसका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपराध स्थल की तस्वीर ले और वीडियोग्राफी करे, साथ ही उसे साक्ष्य के रूप में संरक्षित करे। ये चीज बोली गई लेकिन इस चीज को इतना अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। केस का नाम क्या है? शफी मोहम्मद केस, इसको ध्यान रखना है आपको।
उसके बाद किशोर अपराधी का आयु निर्धारण, यानी कि उम्र के निर्धारण में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम ये तो देख लेते हैं कि जो अपराध होता है उसमें मैं आपको इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि किशोर अपराधी की जो आयु का निर्धारण है वो किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संबंधी अधिनियम 2015 है, इसके द्वारा जो है वो डिसाइड होता है। यानी कि जो अपराधी है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी पूरी तरह से 18 साल का नहीं हुआ है, वो अडल्ट नहीं हुआ है, तो उसकी एज के निर्धारण के मामले में हमारा ये जो किशोर न्याय यानी कि जो ट्रिब्यूनल होता है इसके द्वारा चीजों को निर्धारित करा जाता है। तो ये अपराध के मामले में, लेकिन जब कोई पीड़ित बच्चा है तो उस पीड़ित बच्चे की उम्र के निर्धारण के संबंध में कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। ये चीज यहां पर बोलने की कोशिश करी जाती है। अगला हम बात करेंगे तो जर्नल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ये केस आता है कोर्ट के सामने 2013 में, और इस केस में कोर्ट के द्वारा बोला गया कि प्रदत्त वैधानिक प्रावधान को अपराध के शिकार हुए किसी बच्चे के लिए उसकी आयु निर्धारित करने में भी सहयोगी आधार होना चाहिए। यानी कि अपराध को साबित करने के लिए जो एज वाला मैटर है उसको भी कंसीडर करने की कोशिश करी जानी चाहिए। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आरोप पत्र दाखिल करने में देरी, यानी कि हम जानते हैं कि पॉक्सो एक्ट में ये चीज बोली गई है कि जब भी एफआईआर या पहले जांच जो पहले कंप्लेंट शिकायत करी जाए उसके आधार पर 1 महीने के भीतर भीतर ये सारी चीजें जो हैं वो प्रोसीडिंग्स हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जो मामले हैं वो दर्ज करने में भी देरी होती है और साथ में उनको आगे प्रोसीडिंग करने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब एक सॉल्यूशन के सुझाव के तौर पर आगे देख सकते हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए ऐसे मामलों में। तो जांच एजेंसियों को धन और कर्मियों जैसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, पुलिस रहा, सीबीआई रहे, जितने भी हमारे इतने जो भी एजेंसीज हैं, उन सारी एजेंसीज के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उनके पास स्पेशलाइज्ड जो प्रोफेशनल्स हैं वो होने चाहिए, यानी कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ताकि टेक्निकली भी हम बात करें तो जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंगली जो भी चाहे कितना भी क्लिष्ट या फिर कितना भी कठिन हमारा कोई भी केस हो उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके, और उनके पास प्रॉपर संसाधन भी होनी चाहिए ताकि ऐसा कोई उनके सामने कोई ऐसी बाधा ना आए कि भाई हमारे पास संसाधनों की कमी है, पैसों की कमी है, हमारे पास लोग ही नहीं है किसी मामले की जांच पड़ताल करने के लिए। उसके साथ जांच अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण, यानी कि जितने भी हमारे ऑफिशियल्स होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हर कंडीशन में और हर एंगल से उनको अपराध की जांच करने के बारे में जो मॉडर्न तकनीकी हैं जो अपराधों की, उनके बारे में भी उनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उसके बाद विशेष न्यायालयों की स्थापना, यानी कि स्पेशल कोर्ट की बात करी जाती है। स्पेशल कोर्ट के बारे में हम बात करेंगे तो ऑल्दो बहुत सारे कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट की जा चुकी है जो कि पॉक्सो जैसे मामलों से संबंधित सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम बात करेंगे और ज्यादा ऐसे स्पेशल कोर्ट की हमें जो स्थापना करने की जरूरत देखे जाने को मिलती है, ताकि जो ऐसे मामले हैं उन मामलों में बेहतरीन और जल्दी तरीके से उनको न्याय दिया जाए। जो पीड़ित बच्चे हैं और जो क्रिमिनल्स हैं उनके अंदर जो एक भय की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, ताकि वो ऐसे क्राइम्स को करने से कई बार सोचें, बार बार सोचें। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्दी आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।